स्टूडेंट्स, हम लोग मैक्रोमोलिक्यूल्स या पॉलीमर बहुलक के अणु भारों को ज्ञात करने की विधियों का अध्ययन कर रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने परासरणदाब विधि या ऑस्मोमेट्री से देखा था कि इस विधि से वृहद अणु का अणुभार किस तरीके से ज्ञात किया जा सकता है, और ये नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट या संख्या औसत अणुभार होता है। अब आज हम दूसरी विधि पढ़ेंगे, श्यानता विधि या विस्कोसिटी मेथड। इसको हम विस्कोमेट्री भी कह सकते हैं। बहुलक का अणुभार ज्ञात करने की ये बहुत सरल और प्रचलित विधि है। हमने इसके लिए ये विधि किस पर आधारित है? ये विधि विलायक और विलयन की श्यानता पर आधारित है, विस्कोसिटी पे। इट इज़ बेस्ड ऑन द विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट एंड पॉलीमर सॉल्यूशन। हमने माना शुद्ध विलायक की श्यानता ईटा 0 और बहुलक के विलयन की श्यानता कितनी है? ईटा 0 इज द viscosity of pure solvent and eta is the viscosity of polymer solution। तो ईटा अपॉन ईटा 0 ये कहलाता है आपेक्षिक श्यानता या रिलेटिव विस्कोसिटी। ईटा आर क्या? द रेशियो ऑफ विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पॉलीमर and viscosity of pure solvent। विलयन की श्यानता और प्योर विलायक की श्यानता के अनुपात को हम आपेक्षिक श्यानता या रिलेटिव विस्कोसिटी कहते हैं। इसको हम ईटा आर से प्रदर्शित करते हैं। इसी तरीके से श्यानता में आपेक्षिक वृद्धि को हम विशिष्ट श्यानता या स्पेसिफिक विस्कोसिटी कहते हैं। श्यानता में आपेक्षिक वृद्धि को विशिष्ट श्यानता या स्पेसिफिक विस्कोसिटी कहते हैं। आपेक्षिक वृद्धि मतलब ईटा माइनस ईटा 0 अपॉन ईटा 0, ये कहलाएगा ईटा स्पेसिफिक विशिष्ट श्यानता। विलयन की श्यानता ज़्यादा होती है तो वृद्धि कितनी हुई? विलयन की श्यानता माइनस विलायक की श्यानता अपॉन विलायक की श्यानता। तो इसको हम लिख सकते हैं ईटा अपॉन ईटा 0 माइनस 1, और ईटा अपॉन ईटा 0 आप जानते हैं किसके बराबर है? ईटा आर। तो ईटा स्पेसिफिक इज इक्वल टू ईटा आर माइनस 1, यानी विशिष्ट श्यानता इज इक्वल टू आपेक्षिक श्यानता माइनस 1। स्पेसिफिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू रिलेटिव विस्कोसिटी माइनस 1। अब स्पेसिफिक विस्कोसिटी या विशेष श्यानता को अगर हम C से डिवाइड कर दें तो ये कहलाती है समानीत श्यानता या रिड्यूस्ड विस्कोसिटी। और बहुलक के अणु का अणुभार इसी समानीत श्यानता या रिड्यूस्ड विस्कोसिटी पर निर्भर करता है। इस रिड्यूस्ड विस्कोसिटी या समानीत श्यानता को हम ईटा आई से व्यक्त करते हैं, और इसको हम इंट्रिंसिक विस्कोसिटी या नैस श्यानता भी कहते हैं। क्या किया हमने? पहले ईटा आर निकाला, ये क्या है? ईटा अपॉन ईटा 0। फिर ईटा आर माइनस 1, ये क्या हुआ? ईटा स्पेसिफिक। अब ईटा स्पेसिफिक अपॉन C को हमने कहा रिड्यूस्ड विस्कोसिटी। और ईटा स्पेसिफिक अपॉन ईटा C कब? जब C ये निशान बताता है C टेंड्स टूवर्ड्स 0, यानी C जो है सांद्रण
शून्य की ओर अग्रसर है, तो ये कहलाती है ईटा आई इंट्रिंसिक विस्कोसिटी या नेज क्षमता। ईटा स्पेसिफिक अपॉन सी को सी के सापेक्ष प्लॉट करें और जो सरल रेखा आएगी उसको हम शून्य सांद्रता तक बढ़ाएं, तो ईटा स्पेसिफिक अपॉन सी व्हेन सी टेंड्स टूवर्ड 0 का मान प्राप्त होगा और इस मान को हम कहेंगे बहुलक विलयन की नेज क्षमता या इंट्रिंसिक विस्कोसिटी। ठीक है ना। ईटा स्पेसिफिक अपॉन सी क्या है? रिड्यूस विस्कोसिटी। इस रिड्यूस विस्कोसिटी को हम प्लॉट करें किसके अगेंस्ट? सी के। एक्स एक्सिस पर सांद्रता और वाई एक्सिस पर ईटा स्पेसिफिक अपॉन सी। तो ये स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा प्राप्त होगी। देखिए इस सरल रेखा को शून्य सांद्रता तक एक्स्ट्रापोलेट करने पर वैल्यू आ जाएगी मेरे पास ईटा आई। ये जो अंतःखंड आएगा दैट इज इक्वल टू ईटा आई। ये किसके बराबर होगा? ये नेज क्षमता ये ईटा आई के बराबर होगा। अब श्रोडिंगर समीकरण के अनुसार ईटा आई इज इक्वल टू के एम टू द पावर अल्फा। समीकरण नंबर 10, इक्वेशन नंबर 10। ईटा इज इक्वल टू के एम की पावर अल्फा। अब अगर हम इसका लॉग लेंगे तो लॉग ईटा ई इज इक्वल टू लॉग के प्लस अल्फा लॉग एम। यहाँ के तथा अल्फा जो है वो स्थिरांक है, कांस्टेंट है। इन स्थिरांकों का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि किसी पूर्ण रूप से ज्ञात बहुलक के सैंपल प्रतिदर्श के विलयनों की एक श्रेणी बनाकर उनकी नेज क्षमता ज्ञात कर ली जाती है। नेज क्षमता कैसे ज्ञात करेंगे आप? वही पहले अपन क्या ज्ञात करेंगे? पहले अपन ज्ञात करेंगे विलायक की क्षमता और विलयन की क्षमता। उससे अपन क्या निकालेंगे? आपेक्षिक क्षमता। फिर आपेक्षिक क्षमता से अपन निकालेंगे विशिष्ट क्षमता, स्पेसिफिक विस्कोसिटी। फिर स्पेसिफिक विस्कोसिटी अपॉन सी यानी समानीत क्षमता को कंसंट्रेशन के साथ प्लॉट करके मैंने अभी आपको बताया क्या निकाल लेते हैं? नेज क्षमता या एक्सट्रिंसिक विस्कोसिटी। अब इन नमूनों के अणुभार अन्य विधियों से ज्ञात कर लेते हैं। अब आपको m मालूम है, i मालूम है, तो ग्राफ खींचेंगे किसके बीच में? log ni और log m के बीच में। ये आलेख जो है वो सरल रेखाएगी y इज इक्वल टू mx प्लस सी। y है log इटाई, mx प्लस सी। m है अल्फा के बराबर और x है log m के बराबर और c हो जाएगा log k के बराबर। यानी इसका जो m स्लोप है वो अल्फा की वैल्यू देगा और जो अंतःखंड है वो log k की वैल्यू देगा। तो इस तरीके से हम अल्फा और k की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। अब एक विलायक और एक विलय के सैंपल के लिए अल्फा और के का मान कांस्टेंट है। तो अब हम अज्ञात अणुभार वाला बहुलक लें और समीकरण 10 में रखकर उसकी 10 या 11 में रख के उसका अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। नेज क्षमता ज्ञात कर लेंगे। के और अल्फा की वैल्यू मालूम है तो हम क्या निकाल सकते हैं? एम। इस प्रोसेस में हमको क्या करना पड़ेगा कि इन नमूनों इन सैंपल्स के मॉलिक्यूलर वेट
can be determined by some another method, and with the help of m and eta, we plot a graph between log eta and log m. This is the straight line. Y is equal to mx plus c. M is the slope and equal to alpha, or x is the intercept, m is the slope which is equal to alpha, and the intercept is equal to log k. By this we can calculate the value of alpha and k. अब ये एक अपेक्षिक विधि है. क्यों? क्योंकि कांस्टेंट का मान ज्ञात करने के लिए अन्य विधियों से अनुभार निर्धारित करना पड़ता है. इट इज़ ए रिलेटिव मेथड बिकॉज टू नो द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट अल्फा एंड के वी हैव टू यूज मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेटेड बाय या डिटरमिन बाय अदर मेथड्स. और इस विधि से जो प्राप्त अनुभार है मॉलिक्यूलर वेट है वो संख्या औसत अनुभार और भार औसत अनुभार के बीच का होता है. इस विधि से प्राप्त अनुभार mn बार तथा mw बार के मध्य होता है. हमने देखा था पराक्षण दाब विधि से mn बार प्राप्त किया जाता है, लेकिन इस विधि से जो मॉलिक्यूलर वेट प्राप्त होता है वो mn बार तथा mw बार के मध्य होता है. द मॉलिक्यूलर वेट ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड इज in between mn बार and mw बार. तो ये थी हमारी श्यानता विधि या विस्कोसिटी मेथड, जिसके द्वारा हम बहुलक का या पॉलीमर्स का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं. आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट टर्न पर हम पढ़ेंगे प्रकाश प्रकीर्णन विधि या लाइट स्कैटरिंग मेथड. थैंक यू.